तो आज हम स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीशीज क्या है। और स्पीशीज के बेस पर जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मोर्फोलॉजिकल, फेनेटिक, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। ये 6 प्रकार के स्पीशीज कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो हो जाओ फिर तैयार। तो आओ फिर चलते हैं। सबसे पहले स्पीशीज के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि स्पीशीज क्या है। फिर ये आप स्टार्ट करना कि जो कि कॉन्सेप्ट, जैसे मोर्फोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हो गया, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीशीज है क्या। तो देखिए, तो फिर स्पीशीज इज बेसिक यूनिट ऑफ हेरार्की और सिस्टमेटिक है। यानी जो स्पीशीज है वो बेसिक यूनिट है सिस्टमेटिक की। अकॉर्डिंग टू ग्रेट फिलोसफर प्लेटो, ये जो प्लेटो क्या है, फिलोसफर है। फिलोसफर यानी कि जो कोई बात कह दे हैं। जैसे कि फिलोसफर होते हैं प्लेटो, उसने कोई बात कह दी कि भाई ये सूर्य अपने एक्स पर घूम रहा है। तो फिर उसने वो बात कही ना प्लेटो ने। और जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट अब इस बात पर जांच करेंगे क्या क्या इसकी बात सत्य है या असत्य है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसकी बात सत्य है या असत्य है उस पर जांच करेंगे कि क्या सत्य में क्या सच में सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। यदि वो सत्य हुई, यानी कि यदि बहुत सारे साइंटिस्ट ने कह दिया कि हाँ जो ये बात कह रहा है वह सत्य है, तो ठीक है, उसको मतलब कि ये मान्यता प्राप्त हो जाएगी। यदि नहीं है तो उसको गलत साबित कर देगा। बस ये जो प्लेटो एक फिलोसफर है, यानी कि जो केवल अपनी बात को कहता है। ठीक है, फिलोसफर यानी कि जो अपनी बात को कह देता है कि भाई ये काम ऐसे होता है। वो ना वो प्रूफ दिखाता है ना कुछ नहीं करता। वो मतलब उसको साबित करने का तो साइंटिस्ट काम करते हैं। तो जो ये ग्रेट फिलोसफर प्लेटो है, हु प्रपोज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ आइडोस और स्पीसीज। आइडोस और स्पीसीज एक ही बात है। तो ये एक स्पीसीज और आइडोस के कॉन्सेप्ट को प्रपोज करता है। एंड बिलीव डैट, और विश्वास रखता है कि ऑल ऑब्जेक्ट आर सेट ऑफ द आइडोस। और एंड इन अदर वर्ड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लोन एंड शेडो फाइलोस। यानी ये कहता है कि एक स्पीसीज है। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज तो बस एक ही है, जो बच गया वो उसका शेडो है। ठीक है, इसने क्या कहा, प्लेटो ने ये कहा कि स्पीसीज एक है, बाकी जो भी बच गया वो शेडो है, ये कहा। इसके बाद स्पीसीज के बारे में हम और आगे बात ले रखेंगे, यानी कि और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलो फिर तो स्पीसीज इज द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक। स्पीसीज इज द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक रिगार्डेड एज ए बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है सब ऑर्डिनेट टू जीनस। सब ऑर्डिनेट यानी कि नीचे, यानी जीनस से नीचे है। इट ऑक्यूपाई ए की पोजीशन इन क्लासिफिकेशन, और इसने क्लासिफिकेशन में की पोजीशन प्राप्त की हुई है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, स्पीसीज में डिफाइन एज, यानी कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर है ICBN, जो प्लांटों का नामांकन करती है, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि स्पीसीज क्या, उन्होंने स्पीसीज के बारे में कहा है एक कन्वीनियंट क्लासिफिकेटरी यूनिट। कन्वीनियंट क्लासिफिकेटरी यूनिट, कन्वीनियंट यानी कि आसान। क्लासिफिकेटरी यूनिट डिफाइंड बाई ट्रेन बायोलॉजिस्ट यूजिंग ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो जो ICBN ने कहा कि जो स्पीसीज है वो एक कन्वीनियंट क्लासिफिकेटरी यूनिट है। यानी कि एक कन्वीनियंट का मतलब क्या है, यानी कि आसान। कन्वीनियंट क्लासिफिकेटरी यूनिट है जिसको हम आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं। और डिफाइंड बाई ट्रेन बायोलॉजिस्ट यूजिंग ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। और जो ट्रेन बायोलॉजिस्ट है वो ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, वहाँ से सभी की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये किसने कहा? ICBN ने। ICBN ने क्या कहा, एक बार सुनिए। एक कन्वीनियंट क्लासिफिकेटरी यूनिट डिफाइंड बाई ट्रेन बायोलॉजिस्ट यूजिंग ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये कथन है ICBN का। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल which resemble with each other in morphology, breed among themselves, but not with others, and probably descends from a common ancestor है। इसका क्या मतलब हुआ कि यह एक ग्रुप है, एक जिसे इंडिविजुअल्स का, जिसके अंदर रिजेम्बलेंस यानी कि एक दूसरे के समान ही कैरेक्टर्स है। विच ईच अदर, मोर्फोलॉजी भी सेम है, जैसे कि आप और आपका परिवार और आप जो अपने आस पास देखते हो होमो सेपियंस, उनके मोर्फोलॉजी सेम है, 2 हाथ 2 पैर है। ब्रीड एमंग देमसेल्व्स, और एक दूसरे से ही ब्रीड कर सकते हैं, अदर से ब्रीड नहीं कर सकते।
और प्रोबेबली डिसेंड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, और वो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। ये एक अनदर स्पीशीज के बारे स्पीशीज की डेफिनेशन है। ठीक है, यही आपने लिखनी है कि यह ग्रुप है सिमिलर इंडिविजुअल्स का जो एक दूसरे के समान मॉर्फोलॉजी में दिखते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ ही ब्रीड कर सकते हैं, दूसरे से नहीं ब्रीड कर सकते, और वो एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। ये एक और इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे देखिए, स्पीसीज दैट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज एज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड हैव नो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी इज रिगार्डेड एज ए आइडियल स्पीसीज। ये देखिए आइडियल स्पीसीज के बारे में क्या कहा इन्होंने, देखिए जरा आइडियल स्पीसीज। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है आइडियल स्पीसीज। आइडियल स्पीसीज क्या होती है? तो आइडियल स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज है यानी कि आप जिसे देख कर पहचान जाओ, कि जिसको देखकर पहचान आसानी से पहचाना जा सके, यानी कि मॉर्फोलॉजी देखी बस पता चल गया कि हाँ यही है। तो यानी कि मॉर्फोलॉजी देखकर आसानी से पहचाना जा सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आप अपने माता पिता को पहचानते हो, अपने भाई को पहचानते हो, देखते ही पहचान जाते हो कि मेरा भाई है, मेरी माता बहन है, ये मेरा पिता है। यानी कि तो एक आइडियल स्पीसीज हो गई, यानी कि देखते ही पहचान गए। कोई भी है सोचने का हो, सोचने की दिक्कत ना होगी कि यही मेरा भाई है, कि यही मेरी माता जी है, तो ये सोचने की उसमें नहीं हुआ, मतलब देखते ही पहचान लिया। और इट इज सेक्सुअली, और आगे के लिए इन्होंने कि इट इज सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज एंड एग्जिबिट्स नो डिसकंटिन्यूटी और वेरिएशन विद इन। नो इसकी कोई भी सब स्पीसीज नहीं मिलेगी, इसकी कोई भी वैरायटी नहीं मिलेगी, इसकी कोई भी फॉर्म्स नहीं मिलेगी, और ये एक दूसरे से इंटरप्रेट करके आगे फर्टाइल और स्प्रिंग बना सकते हैं। जैसे कि होमोसेपियंस को हम एक आइडियल स्पीसीज कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, आप मॉर्फोलॉजी देखकर अपने परिवार की बता सकते हैं कि मेरे परिवार का मेंबर है। आप कैसे बताते हैं? उनके चेहरे देखकर। हाँ, चेहरे देख कर बताते हैं कि मेरा पिता है, मेरा भाई है। ठीक, और वो आपको पता है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ऐसे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं जो आगे भी बच्चे पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी है, और लेकिन हमारे कोई भी स्पीसीज नहीं है और वैरायटी फॉर्म्स नहीं है। ये थे आइडियल स्पीसीज के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट आए हुए हैं उनके बारे में। ओके जी, तो आओ फिर सबसे पहले जी मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स इन ए कम्युनिटी और इन ए रिलेटेड कम्युनिटी हैज sufficient character to be distinguishable from other community organisms। ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कॉन्क्विस्ट ने 1978 में दिया। इसके अकॉर्डिंग यदि एक कम्युनिटी के पास इतने स्पेशल करैक्टर है कि हम उसे दूसरी कम्युनिटी से अलग कर सके, तो फिर दूसरी कम्युनिटी से अलग स्पीसीज हो गई। जैसे कि यदि मैं आपको सिंपल और सिंपल शब्दों में कहूँ, तो एक आप है, एक आपका दोस्त है। यदि आपके पास इतने करैक्टर है, इतने स्पेशल करैक्टर है कि मैं आपको आपके दोस्त से अलग अलग कर सकूँ, तो आप अपने दोस्त से अलग स्पीसीज हो गए। ठीक है, ये कहना चाह रहा है मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मॉर्फोलॉजी के बेस पर। इसमें देखिए, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी है। जैसे कि इसका पहला ड्रॉबैक है सिंपैथिक स्पीसीज आर मॉर्फोलॉजिकली इंडिस्टिंग्विशेबल बट आर क्लियरली डिफरेंट लीनियर्स। जो सिंपैथिक स्पीसीज है, सिंपैथिक स्पीसीज का पता क्या होती है? हम लास्ट में हम एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, सिम्पैट्रिक और पैरापैट्रिक स्पीसीज पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको नहीं पता कि सिम्पैथिक स्पीसीज क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉपुलेशन है वो सेपरेटेड नहीं होती है। इसमें जैसे कि एरिया में कुछ पॉपुलेशन रह ही रही है, उसके अंदर कुछ मेंबर्स में डिफरेंट कैरेक्टर आ जाएंगे। जैसे कि हरियाणा के अंदर, मान लो हरियाणा के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उस हरियाणा के अंदर एक दो आदमियों के पूंछ आ जाए, तो कुछ डिफरेंट कैरेक्टर हो गए ना, तो सिंपैथिक स्पीसीज है, सिंपैथिक स्पीसीज है वो। यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि जो सिंपैथिक स्पीसीज है वो मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल बट आर क्लियर डिफरेंट लीनिएज। यानी जो सिंपैथिक स्पीसीज, जैसे कि मैंने कहा कि हरियाणा में बहुत सारे लोग रहते हैं, यदि उनमें से एक दो 10-15 लोगों के पूंछ आ जाए, तो मॉर्फोलॉजी अलग हो गई उनकी। ठीक है, मान लो, चलो आप और आपका दोस्त, मान लो वही उदाहरण, यदि आप और आपका दोस्त है, यदि आपके दोस्त के एक पूंछ आ जाए, ठीक है, मान लो,
मानने में क्या जाता है, तो मैं आपको आपके दोस्त से अलग कर सकता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि आपका दोस्त और आप अलग अलग स्पीशीज हो गए। लेकिन ये देखा जाए आपका दोस्त भी होमोसेपियंस है और आप भी होमोसेपियंस है। अब दोस्त का यहाँ पर मैं किसी इंसान से कह रहा हूँ, कहीं कुत्ता बिल्ली से समझ जाओ। दोस्त किसे कह रहा हूँ मैं? इंसान को, ठीक है। तो इसका पहला ड्राबैक यही है कि सिम्पैट्रिक स्पीसीज आर मोर्फोलॉजिकली इंडिस्टिंग्विशेबल बट आर क्लियरली डिफरेंट लीनियज। दूसरा है ड्यू टू सेलुलर फिनोमिना such as sexual dimorphism, polymorphism and age differences, the same species develop strongly morphological differences। यानी कि मैं यहाँ पर इन्हें कह दिया, जैसे कि एक बूढ़ा इंसान को देखो, एक बहुत ही नौजवान पुरुष को देखो और एक बहुत ही छोटे से बच्चे को देखो, उसमें हम आसानी से थोड़ा थोड़ा अंतर कर सकते हैं। जैसे कि छोटे अंदर, जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु, उसके दांत नहीं होते, और जो 18 साल का उसके बहुत दांत होते हैं, और जो वयस्क होते हैं मान लो 80-90 साल के, उनमें कुछ तो होते हैं, कुछ नहीं होते, वो कई जगह तो होते ही नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा मॉर्फोलॉजी की बात करें थोड़ी सी अलग अलग है। लेकिन जबकि तीनों एक ही स्पीसीज है, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ तो ट्रायल अलग अलग करने के लिए ये कह रहा है। और यहाँ पर देखो, जैसे कि पत्ता गोभी है, हरी गोभी है, फूल गोभी है, वो दिखने में तो अलग अलग है, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी तो अलग अलग है। यदि मॉर्फोलॉजी अलग अलग है तो हम इसको अलग स्पीसीज बनाना था, यानी कि पत्ता गोभी की भी अलग स्पीसीज होनी थी, फिर तो हरी गोभी की अलग स्पीसीज होनी थी, फूल गोभी की अलग स्पीसीज होनी थी, हैं, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, इनकी तो सेम स्पीसीज है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक हो गया। और जैसे कि कंगारू है, अंडररेट कंगारू है, वो सेम स्पीसीज है, लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी सेम नहीं है, यही फिर पंगा। जैसे कि सरसों और राई है, वो देखने में एक जैसी है, लेकिन सेम स्पीसीज नहीं है। तो इसलिए मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के ड्रॉबैक्स है। ओके, ये था पहला हमारा मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, अभी हम आगे हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट पर। ओके जी, आगे हम करेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो देखिए फिर, जो कि मेयर ने दिया था 1942 में, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सक्सेसफुली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यहाँ समझ गए होंगे कि एक ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप है जो सक्सेसफुली इंटरब्रीड कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि इंटरब्रीड करके एक ऐसे बच्चे को जन्म दे सकता है जो आगे बच्चे पैदा कर सकता है। ये वही क्या है, वही स्पीसीज है, सेम स्पीसीज। जो ऐसा कर रहे हैं वो सेम स्पीसीज हो गए। यानी कि आप होमोसेपियंस है, यदि आपकी शादी होमोसेपियंस से कराई जाए और आपके मिलने से एक बच्चा बने जो कि आगे फर्टाइल है, तो आप सेम स्पीसीज है, ठीक है। लेकिन यदि आपकी शादी एक बंदर से कराई जाए और यदि आपका बीजन इंटरब्रीड हो, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो फर्टाइल नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप और बंदर अलग अलग स्पीसीज है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर मेयर। लेकिन इससे कुछ ड्रॉबैक भी है, देखो जरा। जैसे कि एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स पर तो अप्लीकेबल ही नहीं है भाई। अब एसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो सेक्सुअल प्रोड्यूस करते ही नहीं है, इंटरब्रीड करते नहीं हैं, तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये तो फिर एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स पर है, लागू ही नहीं होता है। पहला ड्रॉबैक ये है। और दूसरा है कि इम्प्रैक्टिकल इंस्टेंसेज ऑफ एलोपैथिक पॉपुलेशंस, जियोग्राफिकल आइसोलेटेड। एलोपैथिक पॉपुलेशन का मतलब क्या है? एलोपैथिक का मतलब है कि जैसे कि यदि आप एलोपैथिक स्पीशीज का मतलब ये है कि एक पॉपुलेशन है, यदि वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाए ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर, तो जो बहुत दोनों जो अलग अलग हो गई ना, एक ही पॉपुलेशन थी, लेकिन जियोग्राफिकल बैरियर आने के कारण दोनों अलग अलग सेपरेट हो गई। इस कारण दोनों में अलग अलग करेक्टर डेवलप होंगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट है, वही एलोपैथिक स्पेसिएशन है, ठीक जी। और तीसरा देखिए ड्रॉबैक है कि कॉमन अक्यूरेंस ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हम एक प्लांट है, उसके हम पोलन और दूसरे प्लांट पर ले जाते हैं, वहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं हम। तो इन्होंने कहा था इनके अकॉर्डिंग तो कि ये सेम स्पीशीज है, तभी एक दूसरे से इंटरब्रीड कर पाएंगे हैं, और तभी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनेगा। लेकिन प्लांटों के इसमें तो ऐसा है ही नहीं। प्लांटों के तो यदि सेम स्पीशीज नहीं भी है, उनके बीच में यदि
इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए, यानी कि एक पर दूसरे पर गिराया जाए, तो आगे भी उनकी फैमिली F1 F2 जनरेशन चलती रहेगी। आपने पढ़ा होगा मेंडल F1 F2 F3, तो ये इस पर लागू नहीं होता है। तीसरा देखिए, आगे देखिए इसका ड्रॉबैक है, क्लियर एक्सटेंट्स ऑफ जीन फ्लो अमंग पॉपुलेशन, ये कि इसका और ड्रॉबैक आ गया। आगे देखिए, स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड ड्यू टू इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन है, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये है कि एक आइलैंड है, मान लो एक आइलैंड है, उस पर एक ही पॉपुलेशन कई सालों से रह रही है, ठीक है। और इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन का डिप्रेशन ये कहता है कि यदि लगातार हम सेम बंदों में रिश्तेदारों में शादी कराएंगे, तो जो रिसेसिव जीन होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने से फिर वो बाद में गंभीर बीमारी का जन्म लेंगे, जिसे जिसे उन लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं पाया गया है। एक आइलैंड पर जितने भी लोग रहते हैं वो इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन से कभी जूझे नहीं हैं। वो तो जब भी मरे हैं किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं मरे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पीसीज लेकिन स्पीसीज कई बार मर जाती है ड्यू टू इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन। आगे देखिए, सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीसीज इसका एग्जांपल है। और इनकम्प्लीटनेस ऑफ स्पीशीज रैना पाइपिन्स और रैना उटनकुलाना, और नॉट अप्लीकेबल ऑन एलोपैथिक स्पीसीज जैसे कंगारू रैट और कंगारो सेम स्पीसीज है, बट अपियर ब्रीडिंग आफ्टर ब्रीडिंग नॉट फर्टाइल्स सफरिंग, यानी कि ये एलोपैथिक स्पीसीज पर भी लागू नहीं होती है, क्योंकि जो कंगारू रैट है वो कंगारू है, वो सेम स्पीसीज है, लेकिन यदि इनके बीच में हमने ब्रीड करा दिया तो जो बच्चा पैदा होगा फर्टाइल नहीं होगा, है, तो इसका मतलब है तो ये लागू नहीं हो रही सेम स्पीसीज पर। ये इसका ड्रॉबैक एक और हो गया। तो कई सारे ड्रॉबैक थे इस बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के। ओके जी, आगे देखते हैं। आगे देखिए जी, फिर इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट आगे आ गया, इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट आ गया आगे। ओके, इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो कि कोलिन वोक्स ने दिया था 1986 में। इसने इसके अकॉर्डिंग की जो ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वज मेंबर्स compete more with each other than other group will form a single species. It requires that the life histories for members of individual species are the same, which practically is not always true. इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है जो कि कोलिन वोक्स ने 1986 में दिया था। इसके अनुसार कि और जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का उनके मेंबर्स के बीच यदि कंपटीशन ज़्यादा है तो वो एक सिंगल स्पीसीज है, यदि नहीं है तो वो सिंगल स्पीसीज नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए, आप और आपके जो मित्र है, दोस्त है, उनके भी आप और आपके मित्र के बीच में रोजगार को लेकर कंपटीशन अधिक है, ठीक है। लेकिन यदि आप और किसी बंदर की बात करूं, यदि मैं दोनों आपके और बंदर के बीच में कंपटीशन बहुत कम है ही नहीं, नौकरी की बंदर को थोड़ी चाहिए, आपको चाहिए नौकरी, तो ठीक है, तो आप अलग स्पीसीज हुए और बंदर अलग स्पीसीज हुआ। लेकिन यदि मैं आपका दोस्त की बात करूं कि आप और आपका दोस्त है, दोनों के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एक ही नौकरी को लेकर, तो फिर आपके बीच में बहुत 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 कंपटीशन हो गया। तो इसका मतलब है कि दोनों सेम स्पीसीज है। इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट भी यही कहता है। इसे कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज आर द सेम, प्रैक्टिकल इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सॉरी, ये तो इसी में आ गया थ्योरी में ही, ये इसका ये यहाँ से ये पहला है। अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रुप इन सेम स्पीसीज, यानी कि जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है उसको हम सेम ग्रुप में रख रहे हैं, सेम स्पीसीज में। जैसे कि एल्गी और फंजाई, दोनों के दोनों एरिया के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन दिखाते हैं। इन एल्गी और फंजाई सेम स्पीसीज थोड़ी है, एल्गी अलग है, फंजाई अलग है, लेकिन इनके बीच में एरिया को लेकर क्या है, कंपटीशन है। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक हो गया।
हैं, क्योंकि इनके बीच में एरिया को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एरिया को यही रहता है कि मैं बहुत सारा एरिया ले लूँ, और पंचायत को भी यही रहता है मैं बहुत सारा एरिया पर कब्जा कर लूँ। तो जबकि यदि मोर कंपटीशन है दोनों के बीच में तो सेम स्पीसीज होना चाहिए था, लेकिन ये सेम स्पीसीज है नहीं, इसलिए पहला ड्रॉबैक यही है। दूसरा है कि सेम ग्रुप कैन डिवाइड इनटू टू डिफरेंट स्पीसीज, यानी जैसे कि मान लो एक पिता है, उसके चार बेटे हैं उसके, ठीक है। अब चारों बेटे एक चीज़ के लिए थोड़ी ही compete कर रहे हैं, कि जैसे कि एक बच्चा सोचेगा मैं डॉक्टर लगूंगा, एक सोचेगा कि मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा, और एक सोचेगा कि बस ऐसे कट जाएगी ज़िंदगी, और एक सोचेगा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा। ठीक है, अब चारों बंदे हैं, अब चारों को भी अब जो चारों बंदे हैं उनके बीच में एक ही चीज़ को लेकर थोड़ी कंपटीशन है कि चारों चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, चारों चाहते हैं बिजनेसमैन बनूंगा, नहीं ना। तो फिर यदि नहीं है तो फिर वो सेम स्पीसीज नहीं हुआ इसका मतलब तो, लेकिन जबकि वो सेम स्पीसीज है, तो ये उसका ड्रॉबैक है। ओके, आगे देखते हैं जी। फोर्थ, फेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये भी मोर्फोलॉजी से संबंधित है। इसमें क्या है देखिए, लीडले ने दिया है 1993 में। All the organisms individuals which show similarities with each other and dissimilarities with other organisms can form a single species, यानी कि जो जो ऑर्गेनिजम्स है, इंडिविजुअल्स है, वो एक दूसरे से सिमिलरिटी दिखाते हैं, और एक दूसरे से सिमिलरिटी दिखाते हैं और डिसिमिलरिटी दिखाते हैं अलग ऑर्गेनिज्म से, तो वो एक सिंगल स्पीसीज बन जाएगी। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप और आपका दोस्त, ठीक है, एक दूसरे से सिमिलरिटी दिखाते हैं कि आपके पास दो हाथ है, उसके अंदर दो, आपके दोस्त के पास भी, आपके पास भी दो पैर है, आपके दोस्त के पास भी दो पैर है, आपकी शक्ल भी मिलती जुलती है थोड़ी थोड़ी, कि जहाँ पर बाल होते हैं वहीं पर बाल उगते हैं, इस प्रकार से। लेकिन यदि मैं आपकी और आपके आप और आपका बंदर मैं सॉरी आप और किसी बंदर के बीच में कंपेयर करूँ तो अलग अलग होगी मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में अलग अलग होंगे, साइज भी अलग होगा, से और जो शेप, बॉडी का शेप है वो भी थोड़ा अलग सा मिलेगा, यानी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलेगी। तो इसका मतलब है कि तुम अलग स्पीसीज हो और वो बंदर अलग अलग स्पीसीज है। तो यही फेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है कि एक दूसरे से सिमिलरिटी दिखाती है तो सेम स्पीसीज है, और डिसिमिलरिटी दिखाती है तो अलग स्पीसीज है। यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, ये भी मॉर्फोलॉजी पर ही बेस है, लेकिन मॉर्फोलॉजी का स्पीसीज कॉन्सेप्ट पहले आ चुका था, जो कि कॉन्क्विस्ट ने 1978 में दिया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसमें हम सब ये देख रहे थे कि क्या प्रेजेंस है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या absent है, ठीक है। इसी कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे कि यह अप टू ए स्पेसिफिक डिग्री देयर इज रिजेम्बलेंस बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यानी कि इसने जो रिडले था, इसने ये नहीं बताया कि यदि लाल कलर कि यदि मान लो आप और बंदर हैं, उसमें यदि कलर देखना है तो कितना देखना है, जैसे कि आपकी बॉडी का कलर मान लो कि ये चॉकलेटी सा है, तो कितना चॉकलेटी सा है, यानी कितना है, डार्क चॉकलेटी है, ग्रीन है, लाइट चॉकलेटी है, इस प्रकार से नहीं बताया। जैसे कि लाल है तो कितना लाल है, इस प्रकार से, कि कलर की भी तो होती है ना, कि लाइट ग्रीन, पिंक, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, हल्का ग्रीन, इस प्रकार से, ठीक है। एक मिनट तो ये नहीं बता पाया, इसका पहला ड्रॉबैक ये था। दूसरा है कि मोर ईगर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज कैन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट एंड इंडिविजुअल्स ऑफ वेरियस स्पीसीज में लुक मोर रिलेटेड टू ईच अदर देन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। या समझी गई होगी, जो मेंबर्स है सेम स्पीसीज के वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट एंड इंडिविजुअल्स ऑफ वेरियस स्पीसीज में लुक मोर रिलेटेड टू ईच अदर देन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि कुछ एक ही स्पीसीज के बंदे हैं ना, दूसरे स्पीसीज के समान थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, तो कभी कभी थोड़ा परेशानी सी हो जाती है डिफरेंस करने में कि यह सेम स्पीसीज है अलग स्पीसीज है। इस तरीके से एक ड्रॉबैक रहा है इसका। ये प्रिंसिपल आप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है जी। आगे देखिए इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट,
इसमें ये आसान सा ही वैसे एवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये सिम्पसन ने दिया था 1951 में कि स्पीसीज इज ए सिंगल lineage ऑफ ancestor descendant population of organisms which maintain its identity from other such lineages and which has its own evolutionary tendency and historical fact developed by Simpson in order to include asexual organisms and extinct species. ये कुछ ड्रॉबैक है जैसे गैप्स इन फॉसल रिकॉर्ड इम्पोज prejudice limits between species, especially those which experiencing regular size, shape and evolution. तो ये evolution स्पीसी कॉन्सेप्ट तो आसान ही था, यदि आप चाहो तो कर लेना, इतना ही चाहो तो मत करना, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब देखना ह्यूमनिस्टिक स्पीसी कॉन्सेप्ट आ गया है। ह्यूमनिस्टिक स्पीसी कॉन्सेप्ट जो कि लैमार्क ने दिया था ये बहुत ही अब देखना कि ये क्या कहेगा स्पीसी के बारे में। इसने कहा था कि स्पीसीज है ना वो आदमी वो मतलब कि जो स्पीसीज है वो हमने बनाई है, मैन ने बनाई है। आप सोचो यार, मैन ही एक स्पीसीज है, हम खुद ही एक स्पीसीज है, तो हम क्या दूसरी स्पीसीज को बना सकते हैं? यहाँ पर देखिए ओनली इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट बट डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, यानी कि ये कहता है कि ओनली जो बंदे हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और ज़्यादा स्पीसीज नहीं है, यानी कि हम हैं होमोसेपियंस है ओनली, बाकी स्पीसीज नहीं हैं। और जो स्पीसीज है वो मैन ने बनाई है, और जो भी आप स्पीसीज देख रहे हैं हाथी घोड़ा वो पेड़ पौधे वो मैन ने बनाई है। तो ये कुछ नहीं है, ये बस ये एंड हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर, ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, या बातें गलत है इसकी। क्योंकि यदि मैन ही खुद स्पीसीज है, मैन ही खुद स्पीसीज है, तो वो दूसरी स्पीसीज को कैसे बना सकता है? और आप जानते ही है कि मैन दूसरी स्पीसीज को नहीं बना सकता। तो इस प्रकार एक मेंटल कॉन्सेप्ट है ये, नोटिंग और कुछ नहीं है। इसलिए सच मेंटल कॉन्सेप्ट है इंडायरेक्ट स्पीसीज ऑफ मैन हैज़ नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस कॉन्सेप्ट की। और मैन कैन नॉट प्रोड्यूस स्पीसीज, और मैंने ये कह रहा था मैं कि स्पीसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैंने वो खुद ही एक स्पीसीज है। द एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द स्पीसीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, हाँ द स्पीसीज क्या प्रोडक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन। ओके जी, तो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया लगता है स्पीसी कॉन्सेप्ट में, फाइलोजेनेटिक स्पीसी कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या टर्म्स और बस। फाइलोजेनेटिक स्पीसी कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्राफ्ट ने किया था भाई 1982 में। डिफरेंस इन फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजी, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स यानी मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर करैक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश स्पीसीज, यानी कि ये हम इस स्पीसीज को किस तरीके से अलग करते हैं कि जिसकी मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर करैक्टर एक से है उनको एक स्पीसीज में डाल देंगे, यदि मॉर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर करैक्टर्स अलग अलग हैं तो अलग स्पीसीज बना देंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, इसका ड्रॉबैक ये है भाई, इसका ड्रॉबैक है ये इसका कि जो कॉटन माउस की 6 सब स्पीसीज है, लेकिन किसी भी स्पीसीज में ऑर्गेनिजम्स को रखने के लिए कितने कैरेक्टर होने चाहिए ये नहीं बता पाया। जैसे कि जो कॉटन माउस की 6 स्पीसीज है, लेकिन इस शेर ने ये नहीं बताया कि जो स्पीसीज है कि किसी भी स्पीसीज को 6 स्पीसीज को जो उसकी 6 की कॉटन माउस की 6 स्पीसीज है, तो एक सिंगल स्पीसीज करने के लिए उनको कितने कैरेक्टर चाहिए, यानी कि हम कब कहेंगे कि 6 की 6 सब स्पीसीज एक ही स्पीसीज कॉटन माउस है उसे कितने कैरेक्टर होना चाहिए ये नहीं बता पाया था। ये इसका ड्रॉबैक है क्राफ्ट का। और बस ये स्पीसीज और कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अब हम बस ये पढ़ने वाले हैं स्पेसिएशंस, 4 प्रकार के एलोपैथिक पैरापैट्रिक, ऐसे पढ़ेंगे फिर वीडियो कंप्लीट। ओके जी, तो आओ फिर पहला एलोपैट्रिक स्पेसिएशंस। एलोपैट्रिक स्पेसिएशंस क्या है तो देखो फिर, when a population divided into 2 parts due to geographical barrier, thus both population developed yourself according to environment, thus both population develop another type each other, यानी कि मैंने बताया था पहले ही कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशंस एलोस प्लस पेट्रा का एलोस प्लस पेट्रा, एलोस का मतलब अदर और पेट्रा का मतलब है फादरलैंड है। यानी कि एक पॉपुलेशन रह रही थी, बीच में जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, कुछ भी जियोग्राफिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई नदी आ गई, पहाड़ आ गया, इसके कारण दोनों पॉपुलेशन अलग अलग हो गई। पॉपुलेशन के अलग अलग होने से उनका जो इन्वायरमेंट था वो भी अलग अलग हो गया।
अब दोनों पॉपुलेशन ने अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेक्टर जनरेट करे, ठीक है। तो वो एक दूसरे से अंदर पॉपुलेशन बन गई। ये एलोपैथिक स्पीशीज का उदाहरण है। जैसे कि क्या एग्जांपल है, कैरलस डार्विन गैलापागस फिंचिज, इसका एग्जांपल है। अब पेरिपेटी स्पीशीज का मतलब देखिए, स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। यानी कि इसमें क्या है कि जैसे कि मान लो कि ये देखिए इसमें बहुत सारी स्पीशीज रह रही थी, ठीक है। देख मान लो तुम इसमें बहुत सारी स्पीशीज रह रही थी। अब बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन अलग हो गई, बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन अलग हो गई। इसमें से बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन अलग हो गई, तो ये क्या है, तो ये पेरिपेटी स्पीशीज का एग्जांपल है। अब समझ गई होगी आप कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। स्मॉल ग्रुप याद रखना, इसमें स्मॉल ग्रुप याद रखना, बहुत स्मॉल ग्रुप अलग होगा लार्ज पॉपुलेशन से, किस कारण, जियोग्राफिकल बैरियर के कारण। इसका एग्जांपल है लंदन अंडरग्राउंड मॉस्किटो, ए वेरिएंट ऑफ द मॉस्किटो क्लैक्स पाइपिन्स विच इंटर्ड इन द लंदन अंडरग्राउंड इन 19th सेंचुरी। ओके, आगे देखिए दो रह गई बस, सिंपैथिक स्पीशीज। अब आ गई सिंपैथिक स्पीशीशन। ये क्या है, इसमें कोई भी जो रहा है वो नहीं आएगा, इसमें जो पॉपुलेशन स्प्लिट नहीं होगी, बस कुछ जो मेंबर्स है पॉपुलेशन में उसमें कुछ अलग करैक्टर आ जाएंगे। यानी जैसे कि हरियाणा में कुछ लोग रह रहे हैं, उनमें मान लो कि कुछ हरियाणा में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, एक पॉपुलेशन हो गई, तो कुछ 10-12 लोगों में पहुँच हो गई, तो ये कुछ अलग करैक्टर आ गए, तो ये क्या है, सिंपैथिक स्पीशीज है। इसका एग्जांपल है पेरेंट्स प्लांट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर पॉलीप्लॉइड, hence the offspring live in the same environment as their parents but are reproductively isolated। ये सिंपैथिक स्पीशीज का एग्जांपल है। लास्ट है पैरापेटिक स्पीशीज, यानी कि इन ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट एंड डेवलप इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट बट नो चेंज जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, यानी कि एक क्या है, बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है। ये देखिए बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, मान लीजिए आप, ठीक है। अब कुछ तो यहाँ पर आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, ठीक है, कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, अच्छा जी हाँ, कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए। ये क्या, यानी कि इन ए लार्जर जोग्राफिकल एरिया मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट है, यानी कि जो पॉपुलेशन के जो मेंबर्स है वो अलग अलग हो गए, अलग अलग फैल गए। उनका जो एरिया था, जोग्राफिकल एरिया था, वो अलग नहीं हुआ, बस बहुत बड़ा था, तो अलग अलग जगह चले गए, माइग्रेट हो गए और डेवलप इटसेल्फ अकॉर्डिंग। और जैसे कि एक मिनट में करीब ले लो, एक मिनट से, हाँ, और जैसे कि कुछ यहाँ आ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए। अब जो यहाँ पर हो, अच्छा जी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अब हो गई सोल्व। हाँ, अब जो यहाँ पर थे लोग उनमें इनसे अलग करैक्टर है। यहाँ पर कुछ अलग इन्वायरमेंट, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनमें कुछ अलग करैक्टर डेवलप होंगे, यहाँ पर जो रहे उन पर कुछ अलग करैक्टर डेवलप होंगे, यहाँ पर जो रह रहे हैं वहाँ पर अलग करैक्टर डेवलप होंगे, कुछ यहाँ पर रह रहे हैं उन पर कुछ अलग करैक्टर डेवलप होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उन लोगों को क्योंकि वो लोग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करेंगे, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे तो करैक्टर डेवलप होंगे। तो यहाँ का अलग इन्वायरमेंट है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। यही क्या है, पैरापेटिक स्पीशीज है। इसका एग्जांपल है इंसाटिना सैलामेंडर्स इन सेंट्रल वैले इन कैलिफोर्निया। ये इसका एग्जांपल है जी। ओके, जो आज मैंने क्या किया कि वो स्पीशीज़ क्या है और जो छाबड़ा स्पीशीज कॉन्सेप्ट उनके बारे में और स्पेसिएशन के बारे में पढ़ा है। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। राधे राधे।